हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बताइए आप लोग। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो वो था मगध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो वो कौटिल्य थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौर्य काल में राजस्व और वित्त का प्रमुख अधिकारी कौन था? मौर्य काल में राजस्व और वित्त का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वो थे समाहर्ता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो गुप्त वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और ये कहाँ पर है? ये है बिहार में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हड़ थे। राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हड़। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? तो गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने भारत पे 1398 में आक्रमण किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अकबर ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी? अकबर ने कौन सी नई धर्म नीति अपनाई थी? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म नीति अपनाई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इन सभी ने किया था। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया था, और तात्या टोपे ने कानपुर और बिठूर से किया था, और नाना साहब ने कानपुर से किया था। तो इन सभी लोगों ने नेतृत्व किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो ये शुरू हुआ था 1942 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 14 सितंबर 1949 को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, लेकिन पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी बताएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र की कहानियां मुख्यतः किस पर आधारित है? पंचतंत्र की कहानियां मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये पशु पक्षियों पर आधारित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचतंत्र को किस भाषा में लिखा गया था? पंचतंत्र को किस भाषा में लिखा गया था? तो पंचतंत्र को संस्कृत में लिखा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा? अगला सवाल है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबार्ट ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? तो ये मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो वो थे एडा लवलेस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संगीत संरचना किस देश से ली गई है? संगीत संरचना किस देश से ली गई है? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो वो था उत्तर प्रदेश, और आज भी उत्तर प्रदेश ही है। अगला सवाल है, 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो वो था 74.04%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष साक्षरता दर थी 82.14%। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच। कब हुआ था? 1956 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो वो है शक संवत, और 1957 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया शक संवत को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, और ये अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समुद्र का जल खारा क्यों होता है? समुद्र का जल खारा क्यों होता है? तो ये समुद्र में ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण, नदियों के खनिज के कारण, वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण, इन सभी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी डाकुओं की नदी के रूप में जानी जाती है? तो ये चंबल को जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है थार मरुस्थल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में काजू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो काजू का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है असम में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे जीके के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।